सुप्रभात बच्चों। आज की इस ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज की जो क्लास है बच्चों, ये कक्षा 10 के लिए है और इसमें हम आपको सामाजिक विज्ञान के बारे में कुछ बताने जा रहे हैं। सामाजिक विज्ञान के बारे में हम लोग पहले भी बहुत सारी बातें कर चुके हैं। आज इसके बारे में हम विस्तार से चर्चा करेंगे। और जैसा कि पिछले वीडियो में बताया है कि सामाजिक विज्ञान में हम अपने पाठ्यक्रम के अनुसार 4 विषयों का अध्ययन करते हैं। भूगोल, इतिहास, आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक विज्ञान। ठीक है, इतने सारे विषयों का इसमें समावेश होता है। तो पहले हम जो भूगोल है उसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। तो हमारा जो भूगोल का पहला चैप्टर है उसका जो शीर्षक है वो है संसाधन और विकास। ठीक है बच्चों, संसाधन के जैसे नाम से ही तात्पर्य है, तो पहले हम ये जान लें कि संसाधन क्या होता है। संसाधन बच्चों हमारे पर्यावरण में उपलब्ध प्रत्येक वस्तु जो हमारी आवश्यकता को पूरा करता है उसे हम संसाधन कहते हैं। ठीक है, कुछ संसाधन ऐसे हैं जिनको लिए उपयुक्त तकनीकी प्रौद्योगिकी की सहायता से भी उनको हम अपने संसाधन के रूप में प्रयुक्त कर सकते हैं। तो संसाधनों का वर्गीकरण जो है कई प्रकार पे किया गया है। तो पहला जो इसमें है उत्पत्ति के आधार पे संसाधन का वर्गीकरण। तो उत्पत्ति के आधार पे संसाधन का वर्गीकरण बच्चों 2 प्रकार का है, जैव संसाधन, अजैव संसाधन। जैव संसाधन वो है कि इन संसाधनों की जो उपस्थिति है, जो प्राप्ति है, वो जीवमंडल से होती है जिनमें जीवन व्याप्त होता है। और मनुष्य, जिसके अंतर्गत मनुष्य, वनस्पति, प्राणीजात, मत्स्य जीवन मतलब पशुधन, ये सारे लोग इसमें शामिल होते हैं। फिर आता है हमारा अजैव संसाधन। अजैव संसाधन कैसा है? अजैव संसाधन जो निर्जीव वस्तुओं से बना हुआ है। ठीक है, जिसमें जीव मतलब विद्यमान नहीं है। फिर हमारा आता है दूसरा प्रकार आता है संसाधन का समाप्यता के आधार पे। मतलब समाप्यता का मतलब होता है एक ऐसा संसाधन जो समाप्त हो जाए। ठीक है, और एक ऐसा मतलब समाप्त हो जाता है उपयोग के आधार पे। समाप्त नवीकरण और अनवीकरण उसे कहते हैं। ठीक है, नवीकरण में जो है ऐसे संसाधन जिन्हें भौतिक, रासायनिक या यांत्रिक प्रक्रियाओं के द्वारा पुनः उत्पन्न किया जाता है वो नवीकरण संसाधन कहलाते हैं, जैसे पवन ऊर्जा, जल और वन। ठीक है, फिर आता है अनवीकरण योग्य संसाधन। इसके अंतर्गत बच्चों इन संसाधनों का जो विकास होता है उसके लिए एक लंबा भूवैज्ञानिक अंतराल चाहिए, जैसे खनिज संसाधन आपके जितने भी विद्यमान हैं और जीवाश्म ईंधन। ठीक है, फिर आता है हमारा संसाधन का अगला प्रकार आता है स्वामित्व के आधार पे संसाधन। तो ये जो है बच्चों ये 4 भागों में बांटा गया है, व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय। ठीक है, तो पहले हम इसको एक एक करके समझेंगे। पहला क्या है? व्यक्तिगत। ठीक है, ऐसा संसाधन जिस पर निजी व्यक्ति का स्वामित्व होता है वो व्यक्तिगत संसाधन कहलाते हैं, जैसे भूखंड का कोई हिस्सा, घर, मकान, बाग, चरागाह, कुएं का पानी आदि। ठीक है, ये व्यक्तिगत होता है। आप अपने आसपास के वातावरण में भी देखते हैं कि जिसमें आप रहते हैं तो उसमें हर व्यक्ति का अपना एक निजी मकान है, उसका एक खेत है, उसके पानी पीने का अपना एक साधन है। कुछ लोग के पास नहीं है तो वो अपना सामुदायिक साधनों का प्रयोग करते हैं। ठीक है, फिर आता है हमारा सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन में क्या होता है बच्चों? इसमें जो स्वामित्व होता है ये सभी व्यक्ति इसका उपयोग कर सकते हैं, जैसे सार्वजनिक पार्क है, खेल का मैदान है, पशुओं के चारण की भूमि है और शमशान भूमि। ठीक है, फिर आता है हमारा अगला राष्ट्रीय संसाधन। ऐसे संसाधन जिन पर सरकार का कानूनी अधिकार होता है। ठीक है, वो संसाधन राष्ट्रीय संसाधन कहलाते हैं, जैसे सड़कें, नहरें, रेल लाइन, खनिज संसाधन, जल संसाधन। ठीक है,
जैसे जो सड़कें हैं बच्चों, ये किसी का एकाधिकार नहीं है, ठीक है। सड़कों का उपयोग हर व्यक्ति करता है, लेकिन वो किसी की जागीर नहीं है, इसलिए वो राष्ट्रीय संसाधन है, ठीक है। फिर आता है हमारा अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन में बच्चों जो हमारे पृथ्वी का जो भूतल है, भूभाग है, वो 3/4 भाग पानी से घिरा हुआ है, ठीक है। और पानी की जो ये जल राशि है, इसको सागरों, महासागरों की संज्ञा प्रदान की गई है। तो इन खुले महासागरीय संसाधनों पर किसी भी देश का अधिकार नहीं होता है। तो पहले हम बात कर लें कि खुले महासागरों की जो सीमा है वो कितना शुरू होती है। किसी भी समुद्र की सीमा का 12 समुद्री मील की जो दूरी होती है वो जो है राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आती है। 12 मील समुद्री मील की दूरी के बाहर का एरिया वो अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के अंतर्गत आता है, जिसका जो कह सकते हैं कि नियमन होता है वो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं द्वारा होता है। बिना उनकी सहमति की कोई भी देश, कोई भी राष्ट्र उसका दोहन नहीं कर सकता या उपयोग नहीं कर सकता। फिर आती है बात हमारे विकास के स्तर पे कितने प्रकार के संसाधन हमारे यहाँ विद्यमान हैं। विकास के स्तर में बच्चों संभावी संसाधन, विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष, ये 4 प्रकार के विद्यमान हैं। संभावी संसाधन में होता है कि वो संसाधन हैं जो किसी प्रदेश में तो विद्यमान है लेकिन इनका उपयोग नहीं किया गया है, ठीक है। तो ये क्या है, संभावित संसाधन, मतलब उसकी अपार संभावना उस क्षेत्र में विद्यमान है। जैसे गुजरात और राजस्थान में पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा की अपार संभावनाएं हैं, ठीक है। फिर आता है हमारे विकसित संसाधन, वो संसाधन जिन पर सर्वेक्षण किया जा चुका है और उनकी उपयोग की गुणवत्ता और मात्रा दोनों ही निर्धारित की जा चुकी है, वो हमारे विकसित संसाधन के अंतर्गत आते हैं। भंडार रण का जो संसाधन है, तो भंडार का मतलब आप समझ लीजिए कि वो है कहीं कुछ इकट्ठा किया गया है उसके उसमें। तो पर्यावरण में उपलब्ध वो पदार्थ, ठीक है, जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं, परंतु अभी उनकी पहुंच तक प्रौद्योगिकी का विकास हमारे देश में नहीं हो पाया है, जिसके कारण इन्हें ये भंडार के रूप में संचित है हमारे पास, ठीक है। फिर आता है हमारा संचित कोष। ये संसाधन भंडार का ही हिस्सा है जिन्हें उपलब्ध तकनीकी ज्ञान की सहायता से उपयोग में लाया जा सकता है और ये भविष्य की आवश्यकताओं को पूरा करेंगे, ठीक है। तो संसाधनों में बच्चे जैसे कि संसाधन तो हमें मिल गए प्रकृति के द्वारा, फिर हमें है कि हमें जो संसाधन है उसका जो प्रयोग करना है वो विवेकपूर्ण तरीके से करें, ठीक है। जो मतलब कि चूँकि भारत क्या है, भारत विविधताओं से भरा हुआ देश है, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं। तो संसाधनों के मामले में भी भारत की यही भौगोलिक स्थिति है कि कुछ राज्य, भारत में 29 राज्य हैं, आप सभी लोग अवगत हैं इस बात से। तो कुछ राज्य तो खनिज संपदा से एकदम धनी है, लेकिन कुछ राज्य वंचित हैं उसके वितरण से। तो जैसे बहुत सारा हिस्सा झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ आदि क्षेत्र जो है ये खनिज संपन्न है, ठीक है। बाकी जो है राज्य वो अपने अलग अलग संसाधनों के लिए अपनी अपनी जगह रखते हैं, ठीक है। तो ये हमने संसाधनों के बारे में चर्चा कर ली और इसके बाद बच्चों हम आगे बात करेंगे। धन्यवाद।